अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और भारतीय मीडिया का दावा है कि पाक भारत कशीदगी की वजह से एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे कराया जाएगा, यानी कि यूएई में। और ये भी कहा जा रहा है कि इस एशिया कप में कम से कम पाक भारत 2 टाकरे ज़रूर होंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर अब्दुल रऊफ़। रऊफ़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ़, ये जो एशिया कप के हवाले से बातें चल रही हैं, ये कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि जो सेंटिमेंट इस वक्त हिंदुस्तान में है वो थोड़ा समझ से बाहर है। एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की मूवी रिलीज़ होती है, उस पर इतनी क्रिटिसिज्म होती है। ईशान किशन और मोहम्मद अब्बास एक साथ दिखते हैं तो इतना शोर मच जाता है। अब जब पाकिस्तान और इंडिया के खेलने की बात आ रही है तो क्या वहाँ इस चीज़ को लेके खामोशी हो जाएगी क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स के पैसे लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है कि जो खेल है इसमें सियासत का अमल दखल किया जाए, और वो पाकिस्तान को आइसोलेट करने की किसी भी स्पोर्ट पे कोई भी जो पोजीशन है वो आज से जाने नहीं देता। मगर उसके बावजूद उसको बार बार पाकिस्तान के साथ खेलना पड़ रहा है, इस वजह से कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, जिससे आईसीसी भी बेनिफिशरी है, जिसका इंडियन क्रिकेट बोर्ड भी बेनिफिशरीज है, तो उस वजह से वो फिर पाकिस्तान और जो इंडिया का मैच है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है जंग के बाद, अभी तक जो आईपीएल है आपको पता है कि वो भी पोस्टपोन हो गई थी। पीएसएल के एक दरमियान में मैचेस थे वो भी नहीं हो सके थे पाकिस्तान में। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो एक न्यूट्रल वेन्यू है यूएई में, शायद वहाँ पे पूरा का पूरा ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। मगर आपकी बात ठीक है कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इसलिए फिर इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे खामोशी हो जाती है। वरना जिधर भी पाकिस्तान का मुफाद आता है स्पोर्ट्स में, वहाँ पे इंडिया डेफिनेट कोशिश करता है कि पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुँचाया जाए। अच्छा, जो करंट सिनेरियो इसको लेके पाकिस्तान टीम के ऊपर दबाव ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लियरली इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया इस वक्त बेहतर क्रिकेट खेल रहा है, हमारी टीम उतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत मुकाबला बनता है तो ऑब्वियसली T20 में ही बनता है। प्रेशर पाकिस्तान टीम पे ज़्यादा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक तो किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल नहीं रहा, और दूसरा पाकिस्तान जो टेस्ट क्रिकेट है उससे कम्प्लीटली आउट है। और मैं हैरान हूँ कि बहुत ज़्यादा मुझे हैरानगी इस चीज़ की होती है कि पाकिस्तान एक एफिलिएटेड मेंबर है टेस्ट क्रिकेट का बड़े लंबे अरसे से आईसीसी का। तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, जो उसकी मैनेजमेंट है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ कम अज़ कम एक साल में 4 या 5 उनकी सीरीज होनी चाहिए, और बड़ी सीरीज होनी चाहिए, ताकि दुनिया भर में जो पाकिस्तान की एक पोजीशन बनी हुई थी, एक अरसा से मेंटेन थी, वो बरकरार रखी जाए। क्योंकि आप ये जो शॉर्ट फॉर्मेट होते हैं T20 वगैरह, ये खेलकर आप अपनी वो पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकते जो टेस्ट क्रिकेट खेलकर होती है। और बड़े कंट्रीज के खिलाफ अगर आप 5 मैचेस की सीरीज खेलें या 4 मैचेस की सीरीज खेलें, तो उसमें आपका एक्सपोजर भी ज्यादा होता है, आपके प्लेयर्स को भी ज्यादा चांस मिलता है, उनकी रैंकिंग भी ज्यादा बनती है, प्रेशर भी कम होता है, उनका फिटनेस का भी टेस्ट होता है, और फिर आपकी जो ओवरऑल रेटिंग है वो भी ऊपर जाती है। तो मगर इसमें जो मेरा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना तो उसकी कोशिश करता है, ना आईसीसी में कोई बात करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैचेस दिए जाए। उनका सारे का सारा फोकस है वो शॉर्ट फॉर्मेट पे, T20 फॉर्मेट पे। तो वो भी आपकी जो देखें कि कमजोर टीमों के खिलाफ आप क्रिकेट खेलते हैं, और फिर जैसे ही आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका जाते हैं, तो आपके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, और आपके पास कुछ रूम नहीं बचता। तो ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत ज्यादा हल तलब है, इसको जरूरत है सॉल्व करने की। रऊफ, लेकिन इशू यहाँ पे ये आ रहा है ना कि ये बातें ऑन पेपर तो बड़ी अच्छी लगती हैं कि हमें क्रिकेट ज़्यादा नहीं मिलती, टेस्ट क्रिकेट हमारी कम है, हमारे टेस्ट मैचेस कम होते हैं कंपेयर टू अदर टीम्स, बट द काइंड ऑफ क्रिकेट वी आर प्लेइंग, ये कोई सोशल वर्क तो है नहीं। आईसीसी ने भी इससे आगे पैसा जनरेट करना है, व्यूअरशिप, एक्साइटमेंट, टेस्ट क्रिकेट को आगे लेके जाना है। हमें तो पता ही होता है ना, जब हम बड़ी टीमों से खेल रहे होते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाता है तो रिटन ऑन द वॉल होता है कि 3-0 ही होगा। हम एक मैच नहीं जीत पा रहे, सीरीज तो जीतना दूर की बात है। जिस तरह की हम डिफेंसिव और नेगेटिव क्रिकेट खेलते हैं, तो हमसे ये कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हमें ज़्यादा गेम्स मिलें? हमें अपनी क्रिकेट को भी तो इम्प्रूव करना होगा ना उस चीज़ के लिए। बिल्कुल 100%। और आपकी क्रिकेट कब इम्प्रूव होगी? जब यहाँ से रिलेटेड लोग होंगे जिनका 30-35-40 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जिन्होंने खून पसीना यहाँ पे लगाया हुआ है, जिनके पास एजुकेशन है, आप उनको सिस्टम के अंदर लाएं ताकि आपकी रिवाइवल कराए। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या बाकी जो साउथ अफ्रीकन टीम्स है किस तरीके से अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल में, क्योंकि उनको पता है, उनके लोगों को भी पता है, उनके क्रिकेट बोर्ड को भी पता है कि ये टेस्ट क्रिकेट चलेगी तो फिर बाकी जो इस पे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो शॉर्ट फॉर्मेट है इस पे लोग देखने के लिए आएंगे।
और आपकी टीम की इतनी ज्यादा रैंकिंग बेहतर होगी। मगर हमारा बिल्कुल इसमें प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, क्योंकि हम देखें, हम जो सिंपल एक चीज ये है कि हम दिहाड़ी लगाने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट है 6-6 महीने, एक साल के लिए। ना हमारे चेयरमैन को पता है, ना आगे उसकी टीम को पता होता है कि हमने किस तरीके से प्लान करना होता है। क्योंकि जब तक आप अपना डोमेस्टिक सर्किट को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप अपना ग्रास रूट नहीं बिल्ड करेंगे, आप अपना खुद का स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप डिपार्टमेंट्स को दोबारा ओवरऑल प्रॉपरली नहीं करेंगे, आप जो यंग बच्चे हैं उनको सही तौर पर रिक्रूट करके उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो आपका सिस्टम का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। यही वजह कि आपको नजर आता है कि आप एक कदम आगे जाते हैं और 10 कदम आप पीछे वापस गिर जाते हैं। अभी आपने ये देखो, स्किल जो डेवलपमेंट कैंप लगाया, अगर आपकी 5 फंक्शनल अकेडमी 5 रीजन में काम कर रही होती, बड़े रीजन में, तो आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं है कि आप सारे के सारे पूरे पाकिस्तान के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लें और फिर उन पे अपने इस तरह नायाल कोचों की खोज छोड़ दें, और फिर उसके बाद एंड रिजल्ट ये निकलता है कि आपके 4 बंदे अनफिट हो जाते हैं, 3 अपनी बैटिंग भूल जाते हैं और 2 बाहर हो जाते हैं, और उसके बाद आपको स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो आप ये स्ट्रक्चर को जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्रिकेट को टफ करने की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान शाहीन को नॉर्दर्न टेरिटरी में टॉप एंड T20 सीरीज खेलने के लिए भेज रहे हैं, जहां नेपाल, बांग्लादेश और उनकी बिग बैश की अकेडमीज की टीम्स हैं। तो हम तो अपने आप को उन्हीं के स्टैंडर्ड का समझ रहे हैं। शाहीन वहां जाके खेलेगी, जबकि श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है। देखिए, ये बिल्कुल आपकी 100% वैलिड बात है कि जब जब हम हमारी क्रिकेट कब स्ट्रांग थी, जब हमारी पाकिस्तान की टीम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेला करती थी, बड़े कंट्रीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज होती थी, होम अवे टेस्ट सीरीज होती थी। उसके बाद पाकिस्तान ए जो टीम थी वो बड़ी टीमों के खिलाफ, जिस तरह आपने बात की है, ऑस्ट्रेलिया जाती थी, इंग्लैंड जाती थी, न्यूजीलैंड जाती थी, और एग्जैक्टली लोगों को पता होता था कि फलाने प्लेयर्स हैं जो आगे जाके पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनने वाले हैं। उसके बाद जो आपका थर्ड जो जनरेशन थी वो आपकी अंडर 19 की टीम थी, जो वो भी इक्वली पावरफुल थी, वो भी बड़े बड़े कंट्रीज तक कंटिन्यूसली टूर करती थी, और आपको पता था कि जो ग्रास रूट पे बच्चे अंडर 16 पे परफॉर्म करके आते हैं उनमें कितना पोटेंशियल है कि वो आगे जाके, इस तरह एक आपकी लाइन बनी हुई थी। और फिर जो आपका डोमेस्टिक नीचे स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। आपने सारा कुछ ब्रेक कर दिया, आपकी जो प्रायोरिटीज है वो है ही नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं क्रिकेट चलाने वाले, ये वो लोग, इनका क्रिकेट के साथ बेसिक ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि क्रिकेट तो वो लोग चला सकते हैं जिन्होंने इसको खून पसीना दिया 30-35 साल इस पे। लेकिन अब तो देखिए, अब तो आकिब जावेद हैं इसमें, फिर वाब रियाज भी हैं, तो क्रिकेट समझने वाले लोग तो हैं ही ना। चेयरमैन साहब के नीचे यही लोग तो काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, एक क्रिकेट कम्युनिटी होती है, हर जो स्पोर्ट्स होती है, हर जो डिपार्टमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन और हर फील्ड की एक कम्युनिटी होती है। वो कम्युनिटी एग्जैक्टली जानती है कि उस कम्युनिटी में कौन से लोग ऐसे हैं जिनके पास विजन है, जिनके पास एबिलिटी है, जिनके पास एजुकेशन है और जिनके पास एक आगे जाने का रास्ता है, तो उनको वो अपॉइंट करते हैं। इस तरीके से नहीं होता कि फलाने को पकड़ लो, मैनेजर से फ्लॉप हुआ तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना दो, असिस्टेंट मैनेजर से फ्लॉप हुआ तो उसको मेंटोर बना दो, मेंटोर से फ्लॉप हुआ तो मेंटोर से हेड लगा दो, वहां से फ्लॉप हुआ तो उसको कोच लगा दो, वहां से फारिग हुआ तो उसको बॉलिंग कोच लगा दो, वहां से फेल हुआ तो उसको वही घूम फिर के चक्करों में घूमते रहते हैं बस। तो वही ना, ये सिस्टम है ना। आपने कभी अपनी कम्युनिटी से पूछा कि भाई कौन से लोग हैं जिनके पास ये विजन एबिलिटी है, उनके पास ये स्ट्रेंथ है कि वो आपकी क्रिकेट को आगे लेकर जा सकते हैं? आपने कभी नहीं पूछा। आप तो ऊपर से हवाई फैसले करते हैं, जिसकी ज्यादा तगड़ी सिफारिश आती है वो अपॉइंट हो जाता है, और जो बाकी जो लोग होते हैं वो देखते रहते हैं। सही है। अभी पाकिस्तान का अगला इम्तिहान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, जिसमें हमें इंजरीज के मसाइल अभी से सामने आ गए हैं। शादाब खान, नसीम शाह, वसीम जूनियर मुकम्मल फिट नहीं है। ये बता दूं कि 8 जुलाई से नेशनल स्टेडियम कराची में इनका कैंप लग रहा है। 16 जुलाई से टीम इसके लिए रवाना होगी और 20 को पहला मुकाबला है। तो ये इंजरीज कितना बड़ा मसला है? देखिए, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपका इंजरीज का, क्योंकि ये कैसे बार बार इंजरीज होती है। या तो देखिए, दो चीजों इंजरी जो आपके प्लेयर्स होते हैं, वो इंजरी का तलक दो चीजों से है। एक तो या तो आपने बहुत ज्यादा लंबी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हो, तो उसके बाद समझ आती है कि आपने अपने बॉडी पार्ट पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर डाला, और जो बार बार जो मोशन होती रहती है आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, उसकी वजह से स्ट्रेस पड़ता रहता है और आपको इंजरी हो जाती है। नंबर 2 ये है कि आपके जो बायोमैकेनिक्स है, जो आपका एक्शन है, या जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं, वो इस काबिल नहीं है कि वो लोड बर्दाश्त कर सकें। तो नंबर 3 ये है कि जो आपका वर्कलोड मैनेजमेंट है, जो आपका पीरियडाइजेशन प्लान है, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं है। पीरियडाइजेशन प्लान का मकसद ये होता है किसी भी स्पोर्ट प्लान के लिए कि जो उसकी ट्रेनिंग इंटरवल होती है, जो उसके मैच के दौरानिया होता है, उसको डिवाइड किया जाता है माइक्रो, मैसो और मैक्रो साइकिल्स में। तो ये 3 साइकिल्स होते हैं, इनमें डेवलप करना होता है। ये नहीं होता कि आपने सारे पाकिस्तान को इकट्ठा किया
या गधे घोड़े इकट्ठे किए और सबको इकट्ठा जी आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने लगा दिया, 10 कोच इधर से पकड़े, 4 मैट्रिक फेल इधर से पकड़े और वो जाके तजर्बा करना शुरू हो गया। उन्होंने तस्वीरें खिंचवाई, चेयरमैन को भी खुश कर दिया, मैनेजमेंट को भी खुश कर दिया और आपकी तस्वीरें भी आ गई। और उसके बाद एंड रिजल्ट उसका ये निकलेगा, आपका एक सिंगल बॉलर आपने अभी तक डेवलप नहीं किया। जो रॉन्ग एक्शन के साथ बॉलिंग कर रहा है आज से 6 साल पहले वो आज भी कर रहा है, जिसको रॉन्ग एक्शन की वजह से बॉलिंग की इंजरी हुई वो आज भी इंजर्ड है, या जिस पे टेक्निक में फॉल्ट था उसको आज भी फॉल्ट है। तो फिर ये जो ड्रामाबाजी करने की जरूरत क्या है? इससे बेहतर है कि आप जितना पैसा वो इन्वेस्ट नीचे इन्वेस्टिंग पे करें, ग्रास रूट पे नहीं वो तो करें। आप उस चीज को समझे ना, उससे रील्स थोड़ी बनेगी, उससे सोशल मीडिया पे चीजें वायरल थोड़ी होंगी। ये शेडो प्रैक्टिस करा रहे होंगे बाबर आजम और रिजवान को, उसकी तस्वीरें थोड़ी बनेगी। स्किल डेवलपमेंट कैंप की आपने बात की, 3 हिस्सों में हुआ, तीसरा हिस्सा अभी जारी है, 4 तारीख को खत्म होगा। मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि आपकी एकेडमी में एक हलचल रहनी चाहिए, कैंप्स लगने चाहिए, ये यहां तक तो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये है कि इसका मकसद क्या था ये 3 हिस्सों में करने का, और कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये रेड बॉल की है कि वाइट बॉल की है, क्योंकि अभी हमें T20 पहले खेलना है इमीडिएटली। तो क्या इसकी तैयारी के लिए किया है? तो उसमें फिर सऊद शकील और मीर हमजा क्यों थे? और जिस तरह की ये प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, वो आपके स्टार प्लेयर्स वाली नहीं है, वो अंडर 14 अंडर 15 के बच्चों को कराई जाती है, शायद उससे भी छोटे। आप तो खुद ये चीज समझते हैं, तो थोड़ा इस पे रोशनी डालें। देखिए बहुत ही वैलिड तरीन क्वेश्चन है जो आपने किया है। इसकी वजह आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपकी पूरी दुनिया की क्रिकेट बोर्ड आपके सामने है। इवन वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड जो काफी नीचे उनकी जा चुकी है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उनको तो छोड़ दें। आपने कभी देखा कि इस तरीके की कोई ड्रामाबाजी होती है उनमें कि फलाने को बुला लो, उसको बुला लो, सबको इकट्ठा कर लो, कैंप लगा दो, स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा दो, फिटनेस कैंप लगा दो। आज फिटनेस लग रहा है, आज स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, आज स्पिन बॉलिंग कैंप लग रहा है, आज फास्ट बॉलिंग कैंप लग रहा है। ये होता है पता है, जब आपके पास नॉलेज ना, आपके पास विजन ना, आपके पास एजुकेशन ना हो, आपको पता ना कि हमने सिस्टम को आगे लेकर कैसे चलना। फिर जब आप नई अपॉइंटमेंट करते हैं, जिस तरह अभी अकेडमी के डायरेक्टर नए को लगाया है, तो उसने अपना शो ऑफ करने के लिए चेयरमैन के सामने बड़ा अपनी काबिलियत शो करने के लिए, हालांकि 6 दफा इसी क्रिकेट बोर्ड ने उसको मुख्तलिफ पौधों से निकाला है, उसने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगा दिया कि हमने बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भाई जो कंट्रीज काम करते हैं वो एक प्रोसीजर के तहत करते हैं। मैंने आपको पहले पीरियडाइजेशन प्लान बताया, पूरी दुनिया उस पर चलती है, साइंटिफिक नॉलेज पे चलती है, आपके बायोमैकेनिक सिस्टम पे चलती है, ये सारी चीजें कोऑर्डिनेट होती है आपके साथ, तो फिर जाके आपका कॉम्बिनेशन बनता है। और ये होती कर रहा है, ये जो एक तो आपने सारा सिस्टम सेंट्रलाइज किया हुआ है। जब आपने सेंट्रलाइज सिस्टम किया हुआ है तो फिर आप फंक्शन क्यों नहीं करते? जनूबी पंजाब में एक अकेडमी, फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, क्योंकि आपके पास आपने कोचों की जायल कोचों की फौज भर्ती कर रखी है, वो कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। ये यहाँ पे जो आपके अंडर 16 अंडर 17 बच्चे हैं, अंडर 13 बच्चे हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उन अकेडमी में होना चाहिए कि फिर जो कोई नेशनल आपकी अंडर 19 टीम बनती है पूरे पाकिस्तान से, वो आनी चाहिए। जो आपकी नेशनल टीम है उसकी जो सिलेक्शन है वो तो प्रॉपर क्राइटेरिया बेस्ड की होनी चाहिए कि फर्स्ट क्लास में किसकी परफॉर्मेंस है जिससे टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, लिस्ट ए में किसकी परफॉर्मेंस है जिससे वनडे खेलना है, T20 में किसकी परफॉर्मेंस है जिससे T20 पाकिस्तान के लिए खेलना। फिर उनका एक कैंप लगाया जाए डिफरेंट फॉर्मेट का। फिर वो जो आपका हेड कोच है, ये जो आपने जो नए कोचेस साइन किए हुए हैं, उनको वहां पर अपॉइंट किया जाए कि भाई इनको ट्रेनिंग कराओ और आगे सीरीज के लिए तैयार करो। इस तरह का ड्रामा मैंने दुनिया में कहीं भी होते नहीं देखा, और ना इसका कोई रिजल्ट निकलता है, क्योंकि हम ये चीजें काफी अरसे से देख रहे हैं कि जब आप सारी चीजें मिक्स करते हैं तो आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या करना है। आप टेस्ट क्रिकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वनडे की कर रहे हैं, आप T20 की कर रहे हैं, आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप टेक्निकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप फिजिकल फिटनेस पे काम कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन पे काम कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, या आप किस चीज पे काम कर रहे हैं। सही बात तो ये है। चीजें तो पता ही नहीं हमें क्या चीज कर रही है। ठीक है, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अब्दुल रऊफ हमारे साथ ही हैं, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room and in conversation with Abdul Rauf, former fast bowler। और अब हम थोड़ी सी बात कर रहे थे बीच में स्किल डेवलपमेंट कैंप के हवाले से, और कौमी टीम के स्पिनर साजिद खान हमसे अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सीनियर्स और जूनियर दोनों को फ़ायदा हुआ इस कैंप से। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। अगर देखा जाए टेस्ट हमारे कम है, अल्लाह करे ये ज़्यादा हो, हम रैंकिंग में भी आगे जाओ। मेरी दुआ है अपनी टीम के साथ, मैं टीम के साथ हूँ ना हूँ। दफ़ा हमारा जो सर्कल है टेस्ट चैंपियनशिप का वो बड़ा अच्छा है, जो कि होम ग्राउंड पे हमारे मैचेस है, अगर उससे हम फ़ायदा लें तो वो दूर नहीं है कि 27 में हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। 4 रोज़ा तो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है, क्योंकि एक टेस्ट का जो अपनी एक कैलेबर है वो 5 डे में ही अच्छा है। अगर 4 डे में आ जाए तो ज़्यादातर टेस्ट ड्रा होंगे तो कोई नहीं देखने वाला। 5 डे ही रहने दो तो बहुत अच्छा है। इसकी कोचिंग में वो काउंटी में भी कोच रहे बड़े अरसे तक, तो हमारा जो
नेक्स्ट सीरीज़ है वो इंग्लैंड के साथ है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अजहर भाई को सारी चीज़ों का पता है कि इंग्लैंड में किस तरह की क्रिकेट होनी है और क्या होना है। रऊफ, अजहर भाई को सारी चीज़ों का पता है, इसलिए उनको असिस्टेंट कोच से हेड कोच बना दिया है। एक तो ये इंटरिम का वर्ड भी जब हम बात करते हैं ना दुनिया की दूसरी क्रिकेट के, हमारे अलावा तो नहीं सुनने में आता, बहुत ही कम, कहीं सुना हो तो सुनाओ। उनको वो बना दिया है और उनको सब चीज़ों का पता है, ऐसा कहना है साजिद खान का। सब चीज़ों का पता है तो उनको साजिद खान और नोमान का ही नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने तो कहा कि स्पिनर हमारे पास क्वालिटी के नहीं है, अदरवाइज हम भी स्पिन विकेट्स बनाते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, आप लास्ट आए हैं पिछले साइकिल में, तो आप प्रमोट कर रहे हैं असिस्टेंट कोच को हेड कोच बना रहे हैं, ऐसी क्या अचीवमेंट थी, क्राइटेरिया क्या है? क्या अब हमें दुनिया के बड़े कोचेस घास नहीं डाल रहे, ये हमारी मजबूरी थी? और अगर हम किसी को थोड़े टाइम के लिए ले रहे हैं तो बाद में जो कोच ज्वाइन करेगा वो नहीं कहेगा मैं तो चलती साइकिल में आया हूं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास कोई आपने डेवलप किया हुआ है ही नहीं बंदा। दूसरा, जो आपके पास एक ही फॉरन जो हाईली एजुकेटेड कोच था वो गैरी क्रिस्टल आए थे, बाकी तो टेक्निकल कोचेज हैं। गैरी क्रिस्टल वो एजुकेशनिस्ट भी थे, वो कोचेज की भी ट्रेनिंग करते थे और वो एजुकेट भी करते थे, और उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट पे इसलिए बात कर सकते थे कि वो काफी ज्यादा लंबी क्रिकेट खेले हुए साउथ अफ्रीका के लिए। आप तो उनको भी 2 महीने बर्दाश्त ही कर सके। ये जो लोग हैं, ये जो आकिब है, अजहर महमूद, जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, एक तो इनकी वो जो एजुकेशन है बेसिक एक हेड कोच के लिए होनी चाहिए, वो तो उस क्वालिफिकेशन पे ये पूरा उतरते नहीं है। ये हैं बेसिकली टेक्निकल कोचेस। टेक्निकल कोचेस का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। वो ये है कि जब आपने क्रिकेट खेली है, आपने कोई 50, 60 या 100 टेस्ट मैचेस या 60, 70 वनडे खेले हुए हैं, तो आपको आपके एक्सपीरियंस की बिना पे यहाँ पे टेक्निक जो बच्चे हैं उनसे बात करने के लिए आपको टेक्निकल एडवाइजर लगा दिया जाता है। इससे ज्यादा कि अगर आपको ख्वाहिश है तो आपको हाईली एजुकेशन पे जाना पड़ेगा। जब तक आपको लिखना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, आपको असाइनमेंट नहीं बनानी आती, आपको बायोमैकेनिक्स नहीं आती, आपको साइकोलॉजी नहीं आती है, आपको ह्यूमन एनाटॉमी का नहीं पता है, आप कभी भी हेड कोच के म्यार पे पूरा उतर ही नहीं सकते। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो लोग करते हैं जिनको क्रिकेट के बारे में कोई पता नहीं है कि क्रिकेट क्या चीज है, स्पोर्ट्स क्लास का नाम है। इसी वजह से आपको जो ये डिसीजन दकियान उसी किस्म के नजर आते हैं। ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, ये आपको फिटनेस प्रोग्राम नजर आने शुरू हो गया, ये बायोमैकेनिक्स प्रोग्राम, ये इसी चीज का जागताना है कि उनको पता ही नहीं है कि उनकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उनको करना क्या है, उनको विजन पे काम करना है, प्लेयर को किस तरीके से हैंडल करना। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज किया कि आपका जो सुपर डुपर आदमी है बाबर आजम है, अगर उसको क्या उसकी टेक्निक का मसला, क्या उसकी टेक्निक अजहर महमूद सही करेगा, आकिब जावेद सही करेगा या वहाब रियाज सही करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। उसको तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें डाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद है। जब आपको एक पता है कि एक बंदा इंट्रोवर्ट है, वो मेंटली इतना बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इतना ज्यादा बार उठा नहीं सकता, ना फिर आपने उसको बेसिकली प्रॉपरली एजुकेट किया, तो फिर आपने उस पर इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला है? फिर प्रेशर 100% रिलीज भी नहीं किया, फिर यकलस सुसाइड पे कर दिया। अब वो ना इधर का वो साइकोलॉजिकल बैरियर में अगर वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करता है, तो ये चीज भी जब आपको आपकी ये स्ट्रेस, आपके डिप्रेशन या आपका ये एंग्जाइटी का लेवल थोड़ा सा हाई होता है, तो जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज्यादा नेगेटिव उसके रिजल्ट सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि मुझे नहीं पता कि अब मैं किसको समझाऊं या किसको ना समझाऊं, मेरे तो समझ से बाहर है। सही है, ठीक है। चलते चलते हम थोड़ी सी उस टेस्ट क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं जिसको देख के बड़ा मजा आ रहा है। मुझे लगता है यंगस्टर्स को ये मैचेस दिखाने चाहिए। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो है वो क्लैश जारी है। दूसरा टेस्ट बर्मिंघम में, जहां इंग्लैंड जो है उसने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है। इंडिया का स्कोर 108 पर 2। अभी लंच के बाद दोबारा थोड़ी देर पहले ही खेल शुरू हुआ है। कैसा देख रहे हैं विदाउट बुमराह इंडियन टीम को, और क्या नजर आ रहा है इस मैच में? देखिए, इंडियन पिछले काफी अर्सा से टेस्ट क्रिकेट में बुमराह पे ही डिपेंड कर रहे हैं, और आपको याद है कि जब ऑस्ट्रेलिया के साथ इनकी सीरीज हुई है तो बुमराह ने पहला टेस्ट मैच इनको जितवा भी दिया था। उसके बाद उनका इंजरी का प्रॉब्लम हुआ, इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार गई। अब सेम यही चीज इनको फेस यहाँ पे करना पड़ेगी, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर है, रैंकिंग में पहले नंबर पे है। उनको जो उनका एक्शन है और जिस तरह का उनका अनऑर्थोडॉक्स किस्म के बॉलिंग फॉलोअप है, उसको समझना किसी भी बैट्समैन के लिए इंतहाई दुश्वार चीज होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि एक अच्छी टेस्ट क्रिकेट का एक हुस्न है उनकी बॉलिंग, और उनके बाहर होने से बहुत ही ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी इंडिया के लिए। उनको ये टेस्ट मैच बचाने के लिए मेरा ख्याल है कि उनकी बैटिंग को बहुत ही ज्यादा
ये एफर्ट करनी पड़ेगी। और अगर वो क्या इंग्लैंड की बॉलिंग, रऊफ, आपको इंग्लैंड की बॉलिंग भी थोड़ी टूथलेस नहीं नजर आती? क्योंकि मार्क वुड नहीं है अभी, जोफ्रा आर्चर को उन्होंने डाला लेकिन टीम में नहीं लिया, मतलब प्लेइंग 11 में नहीं लिया, तो मतलब क्या इनकी बॉलिंग में भी कोई दम ऐसा नजर नहीं आ रहा? देखिए डेफिनेट वो भी जो नए लड़के हैं उनको ज्यादातर ट्राई करें, क्योंकि मार्क वुड भी काफी अर्से से उनके प्रीमियर बॉलर रहे हैं और उसके बाद वॉक्स का भी इशू है। तो उसके बाद जो आप देखें कि स्टीवर्ट ब्राड रिटायर हुए हैं, जेम्स एंडरसन रिटायर हुए हैं, तो उनके पास उनकी वॉक गैर मौजूदगी में वॉक्स ने और जो आपके वुड है उन्होंने काफी हद तक कमी पूरी की थी। साथ में जो उनके कैप्टन है स्टोक्स, वो भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो आस्ता आस्ता, क्योंकि उन कंडीशंस में जो इंग्लिश ठीक है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, हमारे तमाम चीज़ों पे अपनी राय दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।